आज का हमारा टॉपिक होगा अधिवास भूगोल का अर्थ एवं परिभाषा। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अधिवास जो एक अधिभोग या दखलकारी इकाई है। अंग्रेजी भाषा में इसे सेटलमेंट कहा जाता है। अंग्रेजी भाषा में इसे सेटलमेंट कहा जाता है। अंग्रेजी के सेटलमेंट शब्द का उद्भव यानी इसकी उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? तो अंग्रेजी के सेटले अथवा सेटलान से इसका माना जाता है उत्पत्ति। इसकी बात करेंगे तो सेटले का आपका इंग्लिश हो जाता है सेट, और हिंदी में इसका मतलब क्या हो जाता है? स्थान। ठीक। और सेटलान, सेटलान का मतलब क्या होता है? टू प्लेस, और हिंदी में इसका मतलब क्या हो जाता है? स्थित करना। आगे शब्दकोशों में इसके कई अर्थ बताए गए हैं, जिनमें से भौगोलिक दृष्टि से दो अर्थ महत्वपूर्ण हैं। कौन कौन से हैं? पहला है आवास का समूह जिसमें लोग निवास करते हैं। ठीक, आवास का वह समूह जिसमें लोग निवास करते हैं। और दूसरा होता है अस्थायी निवास बनाने का कार्य। अपना कोई एक निवास बनाते हैं जो अस्थायी होता है, स्थान निवास बनाने का कार्य। आगे है भूगोल में अधिवास शब्द का प्रयोग अत्यंत व्यापक अर्थों में लिया जाता है। अत्यंत व्यापक का मतलब बहुत ही बड़ा अर्थ में लिया जाता है। अधिवास के अंतर्गत एक लघु आवास से लेकर के क्या हो जाएगा? एक लघु आवास से लेकर बहुमंजिली इमारतों तक, बहुत बड़ी इमारतों तक हो सकता है, तथा एक पूर्वा से लेकर के विशाल महासागर अथवा किसी एक दीवार निर्माण से लेकर बहुमंजिली इमारत के निर्माण कार्य को शामिल किया जाता है। इसमें किसको किसको शामिल किया जा सकता है? तो लघु आवास को शामिल किया जा सकता है, या किसी पूर्वों को शामिल किया जा सकता है, विशाल महासागर को शामिल किया जा सकता है, या एक छोटा सा दीवार निर्माण को भी शामिल इसमें किया जा सकता है। आगे है बिखरे अर्थ में इसके अंतर्गत किसको शामिल किया जा सकता है? कृषक, नगर निवासियों, विद्यालय, होटल, सराय, व्यापारिक प्रतिष्ठान आदि सभी को क्या किया जा सकता है? शामिल किया जा सकता है। इसके अलावा इसके आसपास सड़कें, गलियारे, पार्क, क्रीड़ा स्थल, खेत खलिहान आदि सभी को सम्मिलित किया जाता है। इन सभी को अधिवास भूगोल के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। परिभाषा की बात करते हैं तो पहली परिभाषा हमारी हो जाती है अलेक्जेंडर के शब्दों में। इसमें क्या इन्होंने कहा है? अधिवास तृतीयक क्रिया। ठीक, अधिवास की बात कर रही है। अधिवास तृतीयक क्रियाकलाप जिसका कालांतर में समूहन से संबंध है। तृतीयक क्रियाकलाप है, कालांतर में इसका समूहन से संबंध है। ठीक। आगे दूसरी परिभाषा सविंद्र सिंह के अनुसार इन्होंने क्या कहा? अधिवास एक अध्यासन इकाई है। ठीक, अधिवास एक अध्यासन इकाई के रूप में मानव के एक संगठित उपनिवेश को प्रदर्शित करता है। जैसे मकान में रहते हैं, कार्य करते हैं, वस्तुएं संग्रहण करते हैं, मार्ग और गलियों अथवा आवागमन होता है, सभी को सम्मिलित किया जाता है। किसमें? अधिवास भूगोल के अंतर्गत। मकान में रहते हैं तब भी शामिल करेंगे अधिवास के अंतर्गत, कार्य करते हैं तब भी शामिल करेंगे, किसी वस्तु का संग्रह करते हैं तब भी इसको शामिल करेंगे। इन सभी को इस अधिवास भूगोल के अंतर्गत शामिल किया जाएगा। आगे है अगली परिभाषा, किसके अनुसार है? ब्रुन्स के अनुसार। ठीक, प्रसिद्ध फ्रांसीसी भूगोलवेत्ता ब्रुन्स एक फ्रांसीसी भूगोलवेत्ता थे। इनके शब्दों में इन्होंने क्या कहा? मानवीय दृश्यों के भौगोलिक पदानुक्रम में अधिवास भूगोल का एक विशिष्ट स्थान है। ठीक, भौगोलिक पदानुक्रम में अधिवास भूगोल का एक विशिष्ट स्थान है। अगली परिभाषा कौन के अनुसार? कौन महोदय क्या बोलते हैं? अधिवास भूगोल उन सुविधाओं से संबंधित है जिन्हें मानव किसी क्षेत्र के दखल करने की प्रक्रिया के दौरान बनाता है। ठीक, किसी क्षेत्र में अपना वह दखल देता है और उसके दौरान अपनी प्रक्रिया करता है। ठीक। आगे अगली परिभाषा जॉर्डन के अनुसार है। ठीक, जॉर्डन महोदय क्या बोलते हैं? अधिवास भूगोल एक सांस्कृतिक भूदृश्य है। इन्होंने क्या बताया कि अधिवास भूगोल क्या है? एक सांस्कृतिक भूदृश्य है। इसकी आकृति का अध्ययन ही अधिवास भूगोल करता है। ठीक, अधिवास भूगोल सांस्कृतिक भूदृश्य की आकृति का अध्ययन करता है। आइए आगे हम अधिवास भूगोल का विकास देखते हैं। अधिवास भूगोल का विकास क्या है? प्राचीन भारतीय साहित्य, वेद पुराण, उपनिषद, ब्राह्मण ग्रंथ, रामायण, महाभारत, जातक कथाओं, अर्थशास्त्र आदि में इन सभी में क्या किया जाता है? गांव नगरों की स्थिति का विस्तार, सुरक्षा, भू योजना, नियोजन
आदि से संबंधित अनेक उल्लेख इन शब्द में मिलते हैं। ठीक, मानव भूगोल की एक शाखा के रूप में अधिवास का जन्म हुआ। जन्म की बात करेंगे तो मानव भूगोल के एक शाखा के रूप में अधिवास भूगोल का जन्म हुआ। अतः जर्मनी में मानव भूगोल के क्रमबद्ध विकास मानी जा सकती है। ठीक, मानव भूगोल के क्रमबद्ध विकास से इसकी उत्पत्ति मानी जा सकती है या इसका जन्म माना जा सकता है। वास्तव में अधिवास भूगोल के उद्भव एवं प्रारंभिक विकास में जर्मन के भूगोलविद का प्रमुख योगदान रहा है। ठीक, किसका? जर्मन के भूगोलवेत्ताओं का अधिवास भूगोल के उद्भव में या प्रारंभिक विकास में काफ़ी योगदान मिलता है। इसके अध्ययन से शुरुआत यानी इसके अध्ययन के शुरुआत की बात करेंगे तो सबसे पहले इसके अध्ययन की शुरुआत कार्ल रिटर ने 1779 ईस्वी से 1859 ईस्वी के प्रयासों से हुई है। ठीक, कार्ल रिटर के द्वारा हुआ है। आगे 1891 से 1897 के मध्य रिचथापेन महोदय ने सामान्य अधिवास के विभिन्न विषयों पर वक्तव्य दिए। ठीक, 1891 से 1897 के बीच रिचथापेन का योगदान काफ़ी मिलता है। आगे 1891 ईस्वी में ही अंतर्राष्ट्रीय भूगोल कांग्रेस ने अधिवास भूगोल के एक प्रमुख विकास उपनिवेश के अध्ययन में विश्व में अपनी रुचि दिखाई। इसके बाद फिर 1895 में आ जाते हैं तो 1895 ईस्वी में मित्जेन ने 4 अंकों में प्रकाशित एक ग्रंथ द्वारा अधिवास के वितरण तथा अभिलक्षणों के आधार पर ग्रामों का वर्गीकरण प्रस्तुत किया तथा अधिवासों के अध्ययन में जननांकी उपागम की शुरुआत हुई। जननांकी उपागम की यहाँ शुरुआत होती है। फिर इसके बाद आगे आते हैं तो 1899 ईस्वी में, ठीक, 1899 ईस्वी में इस्ल्यूटर के प्रयासों से इन विषयों को पृथक अस्तित्व प्राप्त हुआ। यानी इस विषय को क्या किया गया? अलग किया गया, पृथक कर लिया गया। पृथक करने के बाद इन्होंने अधिवास भूगोल में एकाकी भवन, ग्राम, नगर के बजाय गृह समूहों एवं समस्त आवास तंत्र को महत्वपूर्ण बताया। सन 1900 में बात करेंगे तो 1900 ईस्वी में वेगनर ने, ठीक, 1900 ईस्वी में वेगनर ने ग्रह को, ठीक, यानी घर को, गृह को अधिवास का केंद्र माना तथा इन्हें अस्थाई और अस्थाई 2 वर्गों में बांट दिया कि अधिवास क्या है? अस्थाई और अस्थाई 2 वर्ग हैं, 2 वर्ग में विभाजित कर दिया। 1928 ईस्वी में मार्टिनी ने जर्मनी के ग्रामों के 60 आकृतियों में विभाजित करते हुए क्षेत्र प्रतिरूप भवनों के प्रकार एवं आकारिकी के अध्ययन पर विशेष बल दिया। इसके बाद फिर 20वीं सदी में आ जाते हैं तो 20वीं सदी के चौथे दशक में जर्मन के भूगोलविद में इसके विषय क्षेत्र को लेकर, ठीक, जर्मन के भूगोलविदों में इसके विषय क्षेत्र को लेकर विवाद पैदा हो गया। किंतु फिर भी 1938 ईस्वी में क्रिस्टालर और अन्य विद्वानों ने मानव समुदाय उनके विकास की प्रक्रिया को विषय का केंद्र बिंदु बताया। इसी दौरान क्रिस्टालर का केंद्र स्थल सिद्धांत 1933 ईस्वी में अधिवासों के अध्ययन में पदानुक्रम निर्धारण के साथ साथ प्रकार्यों के एक तृतीय आवागमन का सूत्रपात किया। ठीक, यहाँ पर क्या हुआ? क्रिस्टालर ने अपना केंद्र स्थल का एक सिद्धांत दिया 1933 ईस्वी में। इसके बाद से अधिवास भूगोल का एक अलग ही सूत्रपात हुआ है। इसके बाद द्वितीय विश्व युद्ध के उपरांत जर्मनी में विषय के विकास को तीव्र आघात लगा तथा 1957 ईस्वी तक जर्मनी के अधिवास भूगोलविदों का समग्र एवं अंतर्द्वंद मुखरित होकर सामने आने लगा।